रचना 107.8 FM। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और हर हफ्ते की तरह वक्त हो गया है एक खास मुलाकात का। एक खास मुलाकात हर हफ्ते करते हैं मैं एक ऐसी हस्ती के साथ जिनसे हम कुछ सीख पाएं, जिनके सफलता के सूत्र यानी सक्सेस मंत्रा से हमने कुछ नया सीखा हो, कुछ नया जाना हो। और आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं देश के जाने माने सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट व साथ ही CMD SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद डॉक्टर SS बंसल जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना। थैंक यू दीक्षा, और आपने मुझे इनवाइट किया, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। जी सर, हम भी बहुत खुश हैं आप आए हैं अपना समय निकालकर। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ, दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि काफी दिनों से काफी व्यस्त चल रहे थे डॉक्टर बंसल और फाइनली रेडियो मानव रचना आ चुके हैं। जी थैंक यू। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप रेडियो मानव रचना के साथ भी इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, इतने समय से, लेकिन ये सवाल शायद मैंने आपसे कभी नहीं पूछा, आपने ये कब डिसाइड किया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप पेरेंट्स के उसमें आते हैं तब आप डिसाइड करते हैं। दीक्षा जी, एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो स्कूल टीचर थे, फिजिक्स के टीचर थे। तो हम 7 ब्रदर सिस्टर्स हैं। आई वॉज बॉर्न इन भिवानी। तो उनको जो है उनको ये था, ये 40 मैं आई एम नाउ 56 ईयर ओल्ड। तो जब से मतलब बेबी 45 ईयर्स बैक वो हमेशा हमें एक ही बात सिखाते थे कि भी आप लोगों, वो चाहते थे कि मेरी सारी लड़कियां, मेरी 4 बहनें हैं जी। तो वो चाहते थे कि तो गर्ल एजुकेशन पे उनका बड़ा स्ट्रेस था जी। और वो चाहते थे कि उनके बच्चे खूब पढ़ें जी। और पढ़ाई लिखाई करके सारे हाईली एजुकेटेड बच्चे जो हैं अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके अच्छे सोसाइटी में अच्छे लेवल पे काम करें जी। तो वो एज ए टीचर उन्होंने हमें बड़ा मोटिवेट किया और वो मेरी चाहते, उनको इस प्रोफेशन से बड़ी अट्रैक्शन थी जी। तो इसलिए 2 सिस्टर्स मेरी डॉक्टर बनी और मैं पढ़ने में अच्छा था शुरू से। स्कूल में मैं वन ऑफ द टॉपर्स रहा शुरू से जी। तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और पर्टिकुलरली कार्डियोलॉजिस्ट बनूं जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उनका सपना पूरा कर पाया। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्यों बनवाना चाहते थे? उनको एक्चुअली उस समय हम जलंधर सिटी में रहते थे जी। तो जलंधर सिटी में जो है कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था उस समय जी। तो इंडिया में टोटल 20 सीट्स होती थी कार्डियोलॉजी की। तो सिर्फ 20? हाँ, तो इसलिए पंजाब में PGI चंडीगढ़ के अलावा कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था जी। पूरे मेरे मेडिकल कॉलेज अमृतसर में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। तो उनको ये था कि कार्डियोलॉजी की काफी लोग हार्ट अटैक से मरा करते थे उस समय जी। हमारे नेबर भी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी जी। जलंधर में। बहुत पुरानी बात है 1980s में। तो उन्होंने कहा भाई हार्ट अटैक से बहुत लोग मरते हैं तो आप अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनोगे तो हो सकता है तुम ये कुछ डेथ्स प्रिवेंट कर पाओ। जी बिल्कुल। So that is how. ये बहुत अच्छा ख्याल था उनका और आपने उसको पूरा भी किया। वैसे अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा कुछ बड़ा बने पर ज्यादातर बच्चे नहीं बन पाते, बहुत ज्यादा नहीं बन पाते, वो नाम उतना ये काम बड़ा मुश्किल था। तो मैंने उनको ये बोला था कि भी मैं कोशिश कर सकता हूँ बट आई कैन नॉट बी श्योर बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू सीट्स। जी। तो आई डोंट नो वेदर आई बी एबल टू गेट अप टू दैट लेवल। बिल्कुल, और ये जैसा उन्होंने सोचा बिल्कुल आपने वैसा करके दिखाया। तो हर किसी को ऐसे ही बच्चे मिले जो उनके सपनों को पूरा कर पाए और इतना अच्छा सपना देखना, पेरेंट्स की सोच भी बहुत अच्छी रही होगी कि आप ऐसा कुछ करें जो कि दुनिया के काम आए और वो आप कर भी रहे हैं। सर बहुत सी बातें हम आपसे कर रहे हैं और अब बातों ही बातों में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप डॉक्टर तो बन गए लेकिन उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, फिर आपने शहर का ही नहीं, मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल की शुरुआत करी जी और काफी बड़ा हॉस्पिटल रहा वो, और फिर आपने अब SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी की शुरुआत करी है। सो ये डॉक्टर के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर वाला जज्बा, इसमें कितने चैलेंजेस आए हैं? इसमें बड़े चैलेंजेस आए। एक्चुअली मैं पहले जैसे DM कार्डियोलॉजी करके मैंने एक्चुअली पहले MBBS की, मैं किस्मत वाला था और थोड़ा सा मेरा लक तो अच्छा था ही पर मैं हार्ड वर्किंग भी था जी। मैंने चाहे संडे हो चाहे कोई भी दिन हो 365 डेज में प्रैक्टिकली 10 आवर्स मिनिमम काम करता ही था। तो उस समय तो पढ़ने का ही काम होता था तो पढ़ाई करते रहा। तो MBBS के बाद सीधी MD मिल गई। फिर 20 सीट्स थी पूरे इंडिया में तो 20 सीट्स में मेरे को मिल गई कार्डियोलॉजी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं जब DM कर ली तो मुझे लगा कुछ चीज़ें मैं बाहर से सीख के आऊँ। तो फिर मैं हार्ड वर्किंग था तो मुझे ये हमेशा होता था कि कुछ ना कुछ नया सीखो। तो मैंने फिर अमेरिका में, इटली में, जापान में
और जर्मनी के अच्छे फेमस सेंटर्स में जाके एंजियोप्लास्टी की ट्रेनिंग ली जी। उसके बाद मुझे ये था कि मैं हरियाणा में बॉर्न हुआ था और हरियाणा में एक भी क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है जी। तो मैंने सोचा कि मैं वहां अगर जाता हूं तो मैं फिर कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा वहां पे, क्योंकि वहां पे क्वालिफाइड है नहीं कोई और एडवांस्ड कार्डियक ट्रीटमेंट लोगों को अवेलेबल नहीं है जी। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ पे कार्डियोलॉजी के पेशेंट जो हार्ट अटैक के पेशेंट थे वो नर्सिंग होम में एडमिट होते थे। बिल्कुल। प्रैक्टिकली नर्सिंग होम में वो पैसिवली बस दे वर जस्ट वाचिंग देम, गिविंग देम रूटीन ट्रीटमेंट। देयर वाज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर हार्ट अटैक बीइंग गिवन टू देम। तो मुझे लगा बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं फरीदाबाद में, तो यहाँ पे कुछ करने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, आई कैन प्रिवेंट दीज डेथ्स। तो मैंने यहाँ पे हार्ट की एडवांस ट्रीटमेंट शुरू की जी। तो उसमें मुझे बड़े चैलेंजेस आए क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी लोगों को जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे लिए कि भी हरियाणा में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, ना डॉक्टर्स को अवेयर है, डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं है, डॉक्टर्स को ईसीजी रीड नहीं करनी आती जी, क्योंकि डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं थे, इको नहीं करनी आती थी, यहाँ पे इको मशीन अवेलेबल नहीं थी, पेस मेकर नहीं लगते थे, सभी चीजों के लिए चंडीगढ़ दिल्ली जाना पड़ता था, तो उसमें काफी डेथ्स हो जाती थी जी। तो मैंने सारी ये फैसिलिटीज शुरू कराई। मैंने स्कॉट्स फरीदाबाद, यहाँ पे पूरे हरियाणा का एक ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था, फिर वहाँ ज्वाइन करके मैंने वहाँ पेस मेकर लगाने शुरू किए और कार्डियोलॉजी का कंसेप्ट डेवलप करना शुरू किया। डॉक्टर्स की बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जिससे डॉक्टर्स में अवेयरनेस हुई कि डेथ प्रिवेंट की जा सकती है, बेस्ट ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक में होती है और राउंड द क्लॉक 24 आवर्स इसको किया जा सकता है जी जी। और वो सारी चीजें, फिर पेस मेकर और हार्ट के होल बंद करना, ये सारी चीजें जो हैं हरियाणा में इंट्रोड्यूस करने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके बाद जब ये सब कर लिया तो मुझे लगा कि यहाँ पे हरियाणा में क्योंकि हार्ट हॉस्पिटल नहीं था कोई जो डेडिकेटेड हार्ट हॉस्पिटल नहीं था, तो लोग जो है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाया करते थे जी। तो इसलिए मुझे एंटरप्राइजिंग तो था ही मैं, तो मैंने फिर इसलिए मैंने सोचा कि एक सन फ्लैग हॉस्पिटल जो बंद पड़ा है 3-4 साल से, उसको हार्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए जी। तो उसमें फिर हमने उसको मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट के नाम से चलाया। उसमें हमने एंजियोप्लास्टी, बाईपास, सारी चीजें शुरू की और उसके बाद फिर मुझे लगा कि डिमांड बहुत है, पेशेंट्स बहुत हैं, तो वी शुड मेक ए वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल। तो मैंने फिर मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्रिएट किया 8 एकड़ में। उसमें एडवांस ट्रीटमेंट शुरू की, इंटरनेशनल पेशेंट्स आने लगे वहाँ दूर दूर से। मैंने काफी आते थे उसमें काफी लोग जो बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहते, उनको डर लगता है या वो बाईपास में उनके हाई रिस्क होते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी वीक है या कोई मल्टीपल इश्यूज हैं, लंग्स अच्छे नहीं हैं, उनके बाईपास करना में रिस्क बहुत होता है बाईपास करने में। तो ऐसे पेशेंट्स की कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज, क्योंकि मैंने जापान और अमेरिका इनमें जाके, जर्मनी में मैंने कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की ट्रेनिंग ली थी, पर्टिकुलरली जापान में जी। तो इसलिए वो उस वजह से मेरे पास काफी पेशेंट्स आते थे जो बाहर से, विदेशों से भी आते थे, इंडिया से भी आते थे, जो एंजियो बाईपास नहीं कराना चाहते थे, तो मैं उनकी कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी करता था। तो वहां पे मैंने काफी की एंजियोप्लास्टीज। उसके बाद फिर मेरी वहां पे जो मेरे पार्टनर थे उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से लोगों की मदद नहीं कर पा रहा जी। तो मैंने फिर और उसकी वजह से मैं अपने पेशेंट्स की तरफ पूरा ध्यान देना चाहता हूँ। मैं 24 आवर्स अपने पेशेंट्स पे मेरा ध्यान होता है जी। तो मैं किसी भी तरह की डिस्प्यूट में मैं सोचता था कि इससे मेरी पेशेंट केयर अफेक्ट होगी जी। तो मैं अपनी जो मेरी हार्ट सर्जरी की टीम थी जो वहाँ पे, उनके साथ और जो मेरी 60-70 लोगों के साथ मैं फिर शिफ्ट हो गया वहाँ से और मैंने अब SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद को दिया है जी। और पहले उसको QRG सेंट्रल के नाम से जाना जाता था, उसको अब लेके उसमें काफी नई इक्विपमेंट में लेके आया हूँ और 60-70 लोग नए लेके आया हूँ, कई नए डॉक्टर्स लेके आया हूँ और हार्ट सर्जरी के जो बेस्ट डॉक्टर सिद्धू हैं उनकी पूरी टीम लेके आया हूँ अपने साथ। एंजियोप्लास्टी में भी हम 4 डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स केसेस मेट्रो के भी सारे मैं ही करता था, रूटीन केसेस बाकी लोग करते थे। तो अब मेरे पास यहाँ पे अच्छी टीम है, तो और मैं सोचता हूँ कि लोगों को मैं
डिस्काउंट देके, अब हमने, भगवान ने हमारा बड़ा साथ दिया जी। अब मैं चाहता हूँ, फरीदाबाद के लोगों ने बहुत प्यार दिया, यहाँ के डॉक्टर्स ने अपनी एंजियोप्लास्टी खुद मेरे से कराई, अपने पेरेंट्स की कराई, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने, जजेस ने एंजियोप्लास्टी मेरे से कराई हार्ट अटैक के दौरान भी, बिना उसके भी। तो अब मैं ये सोच रहा था कि अब मैं लोगों को सस्ती सेम एडवांस ट्रीटमेंट को और सस्ता करके कैसे लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकता हूं, फरीदाबाद के लोगों को पर्टिकुलरली। इंटरनेशनल पेशेंट भी मेरे बहुत हैं, तो इसलिए मुझे फाइनेंशियल कोई इश्यूज नहीं है ज़्यादा, तो मैं अब लोगों की मदद भी करना चाहता हूं और एडवांस ट्रीटमेंट, पुअर पेशेंट हो या मिडिल क्लास पेशेंट हो, उसकी पॉकेट के हिसाब से मैं चाहता हूं कि उसको एडवांस ट्रीटमेंट मिले जी। तो इसी इंटरेस्ट के साथ और इसी लक्ष्य के साथ मैंने SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया जी। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप 10 घंटे 12 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हैं, 24 घंटे काम करना चाहते हैं। सो ये एक पेशेंट के तौर पर तो सुनना बहुत अच्छा लगता है और देखना भी बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद देखा है सर को कि ये नॉन स्टॉप काम करते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं बिल्कुल, और बैठते भी नहीं है ज्यादा देर। तो ऐसे सिचुएशन में सर परिवार को तो थोड़ी कंप्लेंट्स होती हैं, थोड़ी नहीं ज्यादा होती हैं, हालांकि मैं जानती हूँ डॉक्टर मिसेस बंसल भी डॉक्टर ही हैं और वो चीज़ों को समझती हैं, लेकिन फिर भी कैसे समय निकालते हैं आप? ये एक्चुअली प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हो, ये सीरियस प्रॉब्लम है, पर मैं उस लिहाज से बड़ा लकी हूँ क्योंकि मेरी वाइफ डॉक्टर सीमा बंसल, उनकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझसे, और वो छोड़ दी होंगी शायद शुरू में आपको देख के। उन्होंने एक्चुअली, वो भी यही चाहती हैं कि मैं अपने पेशेंट्स का, उनको पता है कि वो खुद डॉक्टर हैं, उनको पता है पेशेंट की केयर करना कितना इम्पोर्टेंट है जी। तो उस वजह से वो रादर मुझे मोटिवेट करती हैं कि पेशेंट पे आप ध्यान दो जी, पेशेंट का काम करो। रात को भी अगर कोई कॉल आती है तो वो मुझे कहती हैं कि आप उठो, सीरियस पेशेंट है तो आप इसको देख के आओ जी। तो उस तरह से उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप हमें टाइम नहीं देते। और दूसरा, हम इंटरनेशनल मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं जी। हर साल 2 इंटरनेशनल मीटिंग्स में मैं जाता हूँ, तो उसमें हम इकट्ठे ही होते हैं, मैं और मेरी वाइफ, मेरी फैमिली। तो हम बाहर 2 बार हॉलीडे के हिसाब से हम विदेशों में जाते हैं, घूम के आते हैं। अब कोविड की वजह से बंद है सब कुछ जी, अदरवाइज हम अपनी टाइम ऐसा निकाल लेते हैं। दूसरा, मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं जी, दोनों बहुत बिजी हैं, तो हम चारों आपस में अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि एक दूसरे के साथ ना मुझे टाइम है ना उनको टाइम है जी। तो इसलिए सब अपने अपने काम में बिजी हैं। और मुझे लगता है जब फैमिली में डॉक्टर्स होते हैं ना तो वो समझते हैं बहुत अच्छे से, जैसे चारों डॉक्टर्स हैं तो चारों पेशेंट केयर में लगे हुए हैं, बिल्कुल, तो दे अंडरस्टैंड ईच अदर। बिल्कुल, एक ही फील्ड के सभी हों तो ज्यादा आसान हो जाता है। सर, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, तो आगे आने वाली, जैसे आपके बच्चे हैं तो वो भी शादी डॉक्टर से ही करेंगे? क्योंकि अक्सर ये हमने देखा है कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स होते हैं और वो शादी भी डॉक्टर से ही करते हैं। मेरा बेटा तो डॉक्टर से शादी कर रहा है जी, मेरी बेटी जो है वो इंजीनियर से शादी कर रही है जी। ये थोड़ा अलग हो गया। तो बिकॉज हम भी चाहते थे कि अब हमारे परिवार में थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन हो जी जी। तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर, दोनों ने अपनी मर्जी से जी, अपनी पसंद के पार्टनर चुने हैं जी। तो इस बात की हमें खुशी है कि वो कल को आपस में, क्योंकि पहले से ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो रिस्क मुझे कम लगता है कि बाद में कोई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आए जी। बिल्कुल, यानी एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के चलेंगे। तो सर, अब जब फैमिली की बात चल रही है तो फैमिली का बहुत सपोर्ट है आपको, वो आपने बताया, लेकिन लाइफ में कई बार कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जो आपको बहुत खुश कर जाते हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जिनसे आप इतने हताश हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के बाद भी। तो ऐसे कुछ लम्हे हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी। दीक्षा जी, एक मोमेंट है जो मुझे अभी तक याद है कि इतना एकदम इतनी सडन हैप्पीनेस जब मैंने महसूस की थी जी। एक बार क्या हुआ था कि मैं डीएम एंट्रेंस एग्जाम था, ऑल इंडिया बेसिस पे होता है डीएम एंट्रेंस, पूरे इंडिया में 20 सीट्स थी, गुजरात में 2 सीट्स थी जी। तो डीएम एंट्रेंस का जब मैं एग्जाम दे के आया तो मुझे लगा कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो मैं इसलिए मैंने सोचा मेरा इस डीएम कार्डियोलॉजी में एंट्री नहीं हो पाएगी, 2 ही सीट्स हैं पूरे गुजरात में और मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ जी। तो मैं वापस, ये अहमदाबाद में था मैं उस समय, तो जलंधर में हम लोग रहते थे, तो मैं जलंधर के लिए वापस जा रहा था कि रिजल्ट देखने का भी कोई फायदा नहीं है।
2 दिन बाद रिजल्ट आना था, 2 दिन बाद मेरी जलंधर की टिकट थी। तो मैंने जब वापस निकलने लगा तो मेरे को मेरे दौड़ करते हुए मेरे दोस्त आए, वो कहते यू स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी और आपके मार्क्स जो हैं वो सेकंड पोजीशन से 13% हायर मार्क्स हैं। तो इट वाज ए बिग सरप्राइज। फिर मैंने लिस्ट देखी तो मैं हैरान रह गया कि भी जिस एग्जाम में मुझे लग रहा था मेरा अच्छा नहीं हुआ उसमें मैं फर्स्ट हूँ पूरी यूनिवर्सिटी में और सेकंड पोजीशन मेरे से 13% मार्क्स उसके कम है। सर आपने अगर ये सोचा तो होता इतना अंडर एस्टिमेट किया मैंने अपने आप को, तो मैं ये इससे मैंने कंक्लूड किया कि मुझे अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि मैं ये हताश होकर मैं जा रहा था वापस कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और मैं फर्स्ट था, मैं और इंटरव्यू नेक्स्ट डे था, तो मैं अगर वापस चला जाता उस समय ट्रेन से वापस तो मिस हो जाता, तो मेरे को आज मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन पाता। तो वो एक मेरा सबसे एक्साइटिंग मोमेंट था व्हेन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट एंड इट हैपेंड इन दैट वे। मैं सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये एग्जाम आपका अच्छा हुआ होता तो क्या होता? क्योंकि अच्छा नहीं हुआ था तो आप फर्स्ट आए। हाँ। और अच्छा हो गया होता तो पता नहीं क्या होता, मतलब पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाते शायद कार्डियोलॉजी की फील्ड में। और सर कोई ऐसा मोमेंट जो आपको वाकई थोड़ा सा परेशान कर देता है? मैं अपने फादर से बहुत अटैच था और जब मैं डीएम कार्डियोलॉजी करके आया, अभी मैं स्ट्रगलिंग फेज में था, अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा था। एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद में मैंने जॉब ज्वाइन की थी, डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश कर रहा था, यहाँ कार्डियोलॉजी की अवेयरनेस बढ़ा रहा था। उसी समय मुझे पता चला मेरे फादर को हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें एक लिम्फ नोड का कैंसर का काफ़ी बड़ा मास अल्ट्रासाउंड में निकला। तो उससे मुझे लगा कि वो कैंसरस लग रहा है मास लिम्फ नोड्स का। तो वो उस दिन मैं फिर अपने फादर को, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बताऊं, और मैं एज ए डॉक्टर मैं समझ गया था कि उनको कैंसर है और वो उसकी बायोप्सी कराई तो उसमें इनक्योरेबल कैंसर था, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। तो उस समय मैं फिर घर जाके अकेला रोया, मैं किसी को नहीं मैंने बताया। तो वो मेरे लिए सबसे खराब मोमेंट था जी। और जब आपको पता होता है कि आप खुद मेडिकल फील्ड से और आप डिटेल्स बहुत ज्यादा जानते हैं चीजों की, लेकिन लोगों को समझा नहीं पाते। हाँ, अपनी फैमिली में जिससे आप सबसे ज्यादा अटैच हो, अगर उसको कुछ हो जाए तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे लोग जिन्हें मेडिकल की नॉलेज नहीं है, जब वो कोई रिपोर्ट्स देखते हैं तो उम्मीद होती है कि डॉक्टर शायद कुछ अच्छा बता दे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन जब डॉक्टर खुद अपने रिलेटिव्स की, अपने पेरेंट्स की ऐसी कोई रिपोर्ट देखें तो दिल सबसे ज्यादा टूटता है। इनकी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स हम आज शेयर करवा रहे हैं जो बहुत खास हैं, बहुत अपने हैं, लेकिन आज वो हम सभी के साथ ये कुछ लम्हे शेयर करें। सो डॉक्टर बंसल, आपने एक बुक लिखी और ये बुक बहुत सिंपल से शब्दों में लिखी गई, ऑल यू नीड टू नो अबाउट योर हार्ट। जी जी जी। क्योंकि दिल के बारे में फिल्मों से अगर हट जाएं तो हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। अगर आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिल्मी गाने, फिल्मी कुछ डायलॉग के अलावा आम जनता कुछ नहीं जानती। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि अगर हार्ट में पेन हो रहा है तो वो लेफ्ट साइड में है या थोड़ा सा बीच की तरफ आता है। सो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। और हार्ट केयर जो है वो ऐसी है कि अगर आप नहीं जानते इसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो इस बुक के बारे में सर हमें कुछ बताइए। जी दीक्षा, ये बुक एक्चुअली मैंने बहुत साल प्रैक्टिस, 27 साल हो गए मुझे अभी फरीदाबाद प्रैक्टिस करते हुए। तो 10-15 साल की प्रैक्टिस के बाद मुझे लगा कि बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रही हैं। लोग अपने सिम्टम्स पहचान नहीं पाते हैं और वो यूजुअली अपने सिम्टम्स को कोरिलेट करते हैं अपने फूड से जो उन्होंने पहले खाया हो, और गैस से, और या गला खराब समझ लेते हैं वो कंफ्यूजन में ही काफी डेथ्स हो जाती हैं, क्योंकि वो या तो वो मिस कर जाते हैं या उनका डॉक्टर कोई मिस कर जाता है। तो इसलिए मैंने ये बुक लिखी। मैंने इस बुक में बड़ा क्लियरली बताया है कि क्या क्या सिम्टम्स किस किस तरह से वो प्रेजेंट कर सकते हैं, पेशेंट को क्या तकलीफ महसूस हो सकती है, और हार्ट अटैक को वो कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अर्ली। क्योंकि अर्ली इसमें ज्यादातर डेथ्स जो हैं 33% अगर हार्ट अटैक अननोटिस चले जाएं, जिनका डायग्नोसिस ना हो सके, 24 आवर्स में लगभग 30% लोगों की डेथ हो जाती है। और अगर हार्ट अटैक मिस हो जाए तो, अनट्रीटेड चला जाए तो, और पहले घंटे में ही 16% लोगों की डेथ हो जाती है। यानी वो समझ ही नहीं पाते। वो समझ नहीं पाते, और टाइम इतना कम होता है कि 16% लोगों की डेथ जो है पहले 1 घंटे में हो जाती है हार्ट अटैक के। इसलिए ये जो अगर हम इन डेथ्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जल्दी से इस प्रॉब्लम को पहचानें और तुरंत हार्ट हॉस्पिटल में चले जाएं।
जी। उसमें ये सारी 16%, 33% डेथ सारी प्रिवेंट की जा सकती है। एक तो मैंने ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है बुक के थ्रू, फिर मैंने इसकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है और इसकी एंजियोप्लास्टी जो करते हैं हम वो किस तरह से होती है, और एंजियोप्लास्टी के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, अगर किसी की ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो, तीनों आर्टरीज में हो, कब हमें बाईपास की जरूरत होती है, कब हमें एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है, और कब हमें बाईपास के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है जी, एंजियोप्लास्टी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो डाइट में क्या खाना है क्या नहीं खाना जी, ये सारी चीज़ें जो अक्सर हार्ट पेशेंट्स जो मेरे पूछा करते थे मुझे, जी, उन चीज़ों को सभी को मैंने उस बुक में लिख दिया है। जी, और मैं पेशेंट्स को यूजुअली वो बुक दे देता हूँ, जी, तो ताकि उनको कहता हूँ इस बुक को पढ़ लो, जी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो आज जी। तक किसी ने पूछा ही नहीं, उसमें इतना सब उनको कुछ लिखा क्लैरिटी आ जाती है जी, जी, कि उनको कुछ पूछना नहीं पड़ता फिर। जी, और और कई मैंने- चीजें ऐसी हैं जो वो हेजिटेट करते हैं जी, पूछने। इन फ्रंट ऑफ अदर्स, या कई बार पूछने में उनको हेजिटेशन होती है जी, जी। अबाउट देयर मैरिड लाइफ एंड ऑल। जी। तो वो मैंने सारा उसमें कवर किया हुआ है, जिससे उनको कुछ पूछना नहीं पड़ता। जी, और मैंने खुद ये बुक थोड़ी सी पढ़ी है, जी, जी। तो मैं जानती हूँ कि बहुत सिंपल से शब्दों में आपने जी, उसमें जी। लिखा हुआ है ताकि हर कोई समझ सके कि अपने दिल जी, का जी। ख्याल खुद कैसे रखना है। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी हमारे श्रोता जो हैं, लिसनर्स जो हैं, उनके पास वो बुक नहीं है, तो थोड़े से टिप्स आप देंगे कि कैसे खुद के दिल का ख्याल रख सकें? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अगर हम कहें तो 4 इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो जी। मेजर रिस्क फैक्टर्स जिनको कहा जाता है। अगर एक तो अपना डायबिटीज अपनी चेक करते रहें कि आपको, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 40 मेच्योरिटी ऑनसेट अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है जी, या हाई ब्लड प्रेशर है या किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट प्रॉब्लम है, जी, तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और आपके हर साल आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए कि जी। कब, क्या पता कब आपको डायबिटीज शुरू हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो जाए। तो आप अगर अपनी 4 चीजें, एक है स्मोकिंग, 4th फैक्टर इज स्मोकिंग, ये 4 बड़े रिस्क फैक्टर हैं। ये 4 रिस्क फैक्टर में से जिसको चारों रिस्क फैक्टर होंगे या मल्टीपल रिस्क फैक्टर होंगे, उनका रिस्क उतना बढ़ जाता है। जी, और उस पर भी डिपेंड करता है कि एबनॉर्मेलिटी कितनी हाई है। जी, मतलब अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है तो इट विल कॉज लेस डैमेज। इफ द ब्लड प्रेशर इज टू हाई एंड लेफ्ट अनट्रीटेड तो वो ज्यादा नुकसान करेगा। इसी तरह से डायबिटीज अगर आपकी बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड है तो ज्यादा नुकसान करेगी, अगर कंट्रोल्ड है तो उतना नुकसान नहीं करेगी। इसी तरह से अगर आप 10 सिगरेट से भी ज्यादा पिएंगे तो ज्यादा नुकसान करेंगी, अगर 1-2 पिएंगे तो कम नुकसान करेगी, अगर बिल्कुल नहीं पिएगा तो बहुत ही फायदा होगा। तो ये 4 तो मेजर रिस्क फैक्टर ये हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ईटिंग हैबिट्स। जो अगर आप ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स, जी, जो हमारा काउज मिल्क है उसमें 2.5% फैट है, जो बफेलो मिल्क है उसमें 3.5% है। हम जो रिकमेंड करते हैं एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट, हम 1% फैट रिकमेंड करते हैं मिल्क में। जी, तो स्किम्ड मिल्क और डबल टोन मिल्क जो है उसमें 1% फैट होती है। तो हम जी। ये रिकमेंड करते हैं सभी को कि आप लो फैट मिल्क यूज करें, जी, 500 ml तक, उससे ज्यादा नहीं। जी, उससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ऑयल जो है वो आप घी एंड बटर जो है, जितनी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क का जो फैट है इट इज हार्मफुल फैट। जी, तो इसलिए मिल्क वाला फैट जो है वो घी और बटर इज मिल्क फैट, जी, बिल्कुल, वो अवॉइड करें। उसकी जगह रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें, 2 या 3 चम्मच पूरे दिन में सब्जियों में, और जी। ऑयल रोटेट करके यूज करें अलग-अलग तरह का, ताकि सारे जो असेंशियल फैटी एसिड्स बॉडी को मिल सके। जी। कोई ऐसा ऑयल नहीं है जिसमें सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हों। ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा है, ऑलिव जी। ऑयल यूज कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेरेनियन डाइट एंड डैश डाइट। अगर कोई पढ़े, नेट में आजकल नेट का जमाना है, जी। तो नेट से अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट एंड डैश डाइट को निकाल के पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली आप ये देखेंगे कि लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, जी, लॉट ऑफ फ्रूट। मैं हर रोज 7 फ्रूट कम से कम खाता हूँ। जी, तो लंच मेरा फ्रूट ही होता है। जी, तो उसकी वजह से एक अगर आप फ्रूट खाते हो 4-5 फ्रूट एवरी डे, और सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और अगर ड्राई फ्रूट होता है आपका, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, जी। इस तरह की चीजें जो हैं इनमें गुड फैट है जी, जी, जो अच्छी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, और बैड कोलेस्ट्रॉल होती है एलडीएल, जी, उसको मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, उसको आपके ये बादाम हो गया, अखरोट हो गए, ये उसको बढ़ाते हैं, या रिफाइंड जी। ऑयल उसको बढ़ाता है। जी, तो ये डाइट में ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने से
और सबसे खराब चीज है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल, डालडा घी जी, जो जहाँ पे कोई भी चीज अगर आप यूज करते हैं वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बड़ी टेस्टी हो जाता है खाना। तो जितना फास्ट फूड है उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज होता है तो इसलिए वो जो फ्राइड चीजें हैं उनमें वो ऑयल हाइड्रोजनेटेड हो जाता है फ्राई करने के टाइम पे। पर्टिकुलरली आप एक ही ऑयल से अगर 3-4 बार फ्राई कर ले हैं तो वो हाइड्रोजन ट्रांस फैट्स बन जाते हैं उसमें। ट्रांस फैट्स सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं हार्ट के लिए। तो अगर वो हम अवॉइड कर सकें और रेगुलर एक्सरसाइज कर सकें तो ये 2 चीजें ही आपको हार्ट की बीमारी से बचा सकती हैं। और बाकी आपकी हर साल एनुअल स्क्रीनिंग हो जाए, क्योंकि ऑल इंडियंस आर हार्ट प्रोन टू हार्ट डिजीज, तो स्क्रीनिंग हो जाए। तो आजकल तो एक इतनी बढ़िया चीज है सीटी एंजियो कि अगर आपके रिस्क फैक्टर हैं आपकी बॉडी में, जैसे कि डायबिटिक हो, आप अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो एक 40 साल की उम्र के बाद सीटी कोरोनरी एंजियो करा लें, जिससे जो ब्लॉकेज है वो आपकी शुरुआत में पकड़ में आ जाए और उसको आगे बढ़ने से, आजकल हम स्टैटिन्स हैं उनसे हम आगे बढ़ने से ब्लॉकेज को रोक सकते हैं। मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिनका हमने सीटी एंजियो से ब्लॉकेज डिटेक्ट किया, 25 साल हो गए, 30 उनकी एंजियोग्राफी में पता चला, या 10 साल हो गए उनको, और उसके बाद दवाइयां दी तो उनको आगे बीमारी बिल्कुल नहीं बढ़ी उनकी। जी, मेडिसिन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ, फिर बाईपास एंजियोप्लास्टी से अगर आप बचना चाहें तो आपका टाइमली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, यानी समय पर अपनी सेहत का ध्यान रखना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी बॉडी है, इसलिए डाइट में ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। बहुत सारे लोगों के पास ये एक्सक्यूज होता है कि समय नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर भी 1 घंटा निकालता हूं। बिल्कुल, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, फ्रूट्स जरूर अपनी डाइट में शामिल करें, 5 से 7 फ्रूट डेली खाएं। डॉक्टर साहब, एक चीज जो हमें पता चली है वो ये है कि आप एक बहुत ही कमाल के डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा आपने 25,000 एंजियोप्लास्टी करी है। सर, ये बहुत बड़ा फिगर होता है अगर एक डॉक्टर की प्रोफेशन की बात करें तो। ये सर कैसा महसूस करते हैं? आपको इसके लिए बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड भी मिला है, IMA ने भी आपको इसमें ऑनर किया है, गवर्नर साहब ने भी आपकी बुक लॉन्च करी है। सो ये जब आप देखते हैं, अब पीछे मुड़कर जब देखते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया था, जहां आपको अपने रिजल्ट पे डाउट था, और अब जाकर जब आप ये फिगर देखते हैं 25,000 का, तो कैसा महसूस करते हैं? मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं हर पेशेंट को मैंने कभी मना नहीं किया, उसको CD दी है हमेशा। एंजियोप्लास्टीज मैंने 25,000 अगर की हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये वो लोग थे जिनको एक्चुअल में क्रिटिकल ब्लॉकेज थी और उनको एंजियोप्लास्टी की जरूरत थी। ये लोगों का विश्वास है, लोग मेरे पास आए और उन्होंने मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस था, उन्होंने मेरे से इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स करवाए जिसकी वजह से मैं 25,000 का मार्क क्रॉस कर पाया। 27 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तो ये प्रैक्टिकली 1000 एंजियोप्लास्टीज इन ए ईयर अगर आप करते रहो तो 25,000 हो जाती हैं। तो इट्स बिकॉज सो मेनी ईयर्स आई हैव बीन डूइंग इट, so that is why I could achieve this feat of 25,000, which is very few cardiologists, I feel that very few cardiologists in the world have done 25,000 angioplasties। तो पर इसमें भी मैं ये कहूँगा, मैं इस बात के लिए ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे रिजल्ट अच्छे आए। जी बिल्कुल, यानी आपने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए, और उनको ठीक रखा जिन्हें वाकई जरूरत थी। सिर्फ नंबर नहीं है वो इम्पोर्टेंट ये है कि भी उसमें कितने लोगों को बचाया। जी बिल्कुल, ये जिंदगियां हैं जिनको बचाने की कोशिश की और बचाया भी डॉक्टर बंसल ने। डॉक्टर बंसल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम का। आपने मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी फरीदाबाद में, आपने अपने करियर की बहुत बेहतरीन शुरुआत करी, और अब आप SSB मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। 10 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ना केवल फरीदाबाद में, ये इंटरनेशनल लेवल पे पेशेंट्स को अट्रैक्ट करेगा और हम इसको एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल बनाएंगे। और इसमें हम चाहेंगे कि बहुत सारे देशों से पेशेंट्स आए और हमें इतनी अच्छी टीम हर सुपर स्पेशलिटी की, देखो सब जो नर्सिंग होम है वो सेकेंडरी केयर प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट को करना भी वही चाहिए, गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है प्राइमरी केयर पे।
प्रिवेंशन पे। जी। सेकेंडरी केयर नर्सिंग होम भी दे देते हैं, जनरल सर्जरी, ऑब्स गायनी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स। जो टर्शरी केयर या टर्शरी प्लस केयर है उसको हम सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं, जिसमें एडवांस प्रोसीजर्स हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है। तो उन कंट्रीज से हम पेशेंट्स अट्रैक्ट कर सकें, जो कि हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, पर हम उसको और ज्यादा, अभी 23 कंट्रीज से मैं पेशेंट ट्रीट कर चुका हूँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि हम इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में हम उसको लेके जाएं जी। और पूरे वर्ल्ड से पेशेंट्स अट्रैक्ट करें और हम इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाएं कि पूरी दुनिया जो है उस हॉस्पिटल में आने की इच्छा रखे जी। तो इस तरह का मैं सोचता हूँ 10 साल बाद शायद मैं ऐसी कोई चीज क्रिएट कर पाऊँ। बिल्कुल, और आप ये चीज ऑलरेडी मुझे लगता है कि आप एक बार क्रिएट कर चुके हैं। हाँ, सो इस बार उससे ऊपर करेंगे, क्योंकि उसमें जो हमने क्रिएट किया था जी, वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो आज से 15 साल पहले था, अब एडवांसमेंट आती जा रही है जी। तो जितनी नई टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे उसमें जी। और उसमें हम ऐसी टैलेंटेड डॉक्टर्स लेके आएंगे जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे हम मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जी, उनका इलाज कर पाएं जी। और अपने हॉस्पिटल को एक वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन दे पाएं। जी बिल्कुल, यानी आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है तो रिजल्ट जी। भी पॉजिटिव ही आएगा। और आज तक आप इतना अच्छा काम करते हैं जी। तो डेफिनेटली आप इतना अच्छा काम ही Thank करते you, रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर एनकरेजिंग योर एनकरेजिंग वर्ड्स। और फरीदाबाद के लोगों से भी प्यार मिला, आपने भी मुझे मानव रचना पे हमेशा जब भी बुलाया विद ड्यू रिस्पेक्ट, और आपने मेरे को रूबरू कराया लोगों से, जी। तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी। थैंक यू दीक्षा। थैंक यू सो मच सर, बहुत सी बातें आज हमने आपके बारे में जानी और हम उम्मीद करते रहेंगे कि आप यूं ही फरीदाबाद की नहीं पूरी देश की और पूरी दुनिया की जनता का ऐसे ही ख्याल रखते रहें। और एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगे भी लोगों का ऐसे ही ख्याल रखे और जितना ज़्यादा हो सके हमारी सोसाइटी को आप जिस तरीके से हेल्प करना चाहते हैं कि आप बहुत सस्ता इलाज, बहुत अच्छा इलाज दें, वो ज़रूर कर पाएं। ज़रूर, थैंक यू। तो आज एक खास मुलाकात में हमने बात करी डॉक्टर एसएस बंसल जी के साथ, सीएमडी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बहुत सी बातों के बाद अब टाइम है आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नई हस्ती के कुछ खास सक्सेस मंत्रा के साथ। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। फील गुड, फील लाइव।